Okay, and let me ask someone to give a permission. It's 06. First of all, I would like to place your attendance and then I will start my lecture. It's 06 and 02. Asin, do you have attendance of previous class which you have taken yesterday? Because I have uploaded their attendance, but I think there was a problem with the server connection and it went low. है आपके पास एसन? सॉरी मैम, नो मैम। Okay. Okay, otherwise I will take it from the recorded video and try to upload it again. I don't know whether it will be uploaded now or not. First of all, I need to lock my meeting so that nobody should anymore. And after that, today our lecture is regarding the data integrity. First of all, I would like to explain you what is integrity. Do you people have any idea about the integrity? आपको कुछ आइडिया है कि इंटीग्रिटी क्या होती है? नहीं पता। डेटा इंटीग्रिटी होती है कि आपके पास डेटा एक्यूरेट कितना है, ठीक है, उसके और एक्यूरेट कितना है और कंप्लीट कितना है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास डेटा कुछ आ रहा हो और आपके पास से जब लाइक कि अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, तो स्टूडेंट के पोर्टल पे डेटा कुछ आ रहा हो और फैकल्टी के पोर्टल पे आपके पास कुछ आ रहा हो। हम चाहते हैं कि हमारे पास सारा डेटा हर जगह पे सेम रहे, ठीक है। तो हम डेटा को जब हर जगह पे एक्यूरेट, कंप्लीट और कंसिस्टेंट फॉर्म के अंदर रखते हैं तो उसको हम डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी यही जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन है, अगर वो आप किसी शॉप से आपने बाय करना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी पहले डिफरेंट प्राइसेस एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हर जगह पे आपको प्राइस डिफरेंट आ रही होती है। अमेजोन पे कुछ आ रही होगी, उनकी सैमसंग की अपनी वेबसाइट पे कुछ आ रही होगी, और आप जब इन पर्सन जाके शॉप से बाय करेंगे तो वो आपको शॉपकीपर अपने अपनी प्राइस बताएगा, क्योंकि उन सब ने अपना अपना कमीशन मार्जिन किया होता है। और वहाँ पे डेटा जो होता है वो नॉन इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस तो होती है, मतलब कि आपके पास एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डेटा की इंटीग्रिटी क्या होती है, एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डेटा इंटीग्रिटी के अंदर आपके पास बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि एक तो हम उसको इजीली रिट्रीव कर पाते हैं, हमें डेटा की एक्यूरेसी का कंफर्म होता है, हम उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्लीट होता है और फेक नहीं होता, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो बेसिकली ये आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फंडामेंटल कंपोनेंट है, जो कि हमारे पास यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा की एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी को और कंसिस्टेंसी को बताने के लिए, ठीक है। आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ये उसका काम होता है कि वो अपने डेटा को इंटीग्रेट रखे, ठीक है। वो मेक श्योर करे कि हर एक के पास जो है वो डेटा हर प्लेटफॉर्म, जो कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके पास साइन इन हो, उसके पास डेटा जो है वो सेम आए। ये ना हो कि मेरे पास आ रहा हो कि लाइक के हमाद जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, लेकिन दूसरे कोर्स जो जो कोर्स के उसके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहे तो उसके पास आए कि जो हमाद है वो तो CSI 509 पढ़ रहा है। तो इस किस्म की एम्बिग्युइटी से बचने के लिए हम डेटा को इंटीग्रेट रखते हैं, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट जो है वो डेटा इंटीग्रिटी मींस आपके पास से यू कैन करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली नेविगेट एंड मैनिपुलेट द टेबल्स।
इन द डेटाबेस, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे पास सिचुएशन जो है वो डिफरेंट आ रही हो। आपके पास 3 तरह की इंटीग्रिटीज होती हैं। एक तो एंटिटी इंटीग्रिटी होती है, रेफरेंशियल होती है, डोमेन होती है। एंटिटी और डोमेन को समझना तो इजी है, लेकिन रेफरेंशियल थोड़ी सी ट्रिकी है उसकी निस्बत। उसकी रीजन कि रेफरेंशियल हमारे पास 2 टेबल्स के दरमियान में डेटा को इंटीग्रेट करती है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एंटिटी इंटीग्रिटी की बात करूं तो एंटिटी इंटीग्रिटी आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास प्राइमरी की है और उसकी वैल्यू जो है वो कभी नल नहीं हो सकती है। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास जब हम प्राइमरी की यूज करें क्या वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है उस रो को, ठीक है, और उसके रिलेशनल डाटा को, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी स्पेसिफाइड एंड शुड नेवर बी अननोन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रूल्स जो होते हैं उनको रिक्वायर होता है कि जब वो आप डेटा को अपडेट करें, डिलीट करें या आप इंसर्ट करने की कोशिश करें तो आपके पास मेक श्योर हो कि डेटा जो है वो आपके पास जो प्राइमरी की उसकी है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आती है। इसकी मिसाल आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी प्राइमरी की को किसी और टेबल के अंदर यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तो वो वहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्क करती है। फॉरेन की क्यों वर्क करती है? क्योंकि बेसिकली वो हमारा जो डेटा है उसको रिलेट कर रही होती है दूसरे टेबल के साथ, ठीक है। हम इसको डिटेल में मैं आपको करवाती हूँ। पहले मैं उससे पहले आपको डोमेन इंटीग्रिटी का बता दूं कि उसमें सिर्फ आपने ये देखना होता है कि आपका जो एट्रीब्यूट है यानी कि जो आपका कॉलम है टेबल का उसके अंदर डेटा जो है वो वैलिडेट है या नहीं, ठीक है। डेटा इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास मजीद जो है वो आप एंटिटी इंटीग्रिटी को जब आप डील करते हैं तो आपकी एंटिटी इंटीग्रिटी जो है वो आपकी रोज के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास यूनिक कंस्ट्रेंट्स और आपके पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर की अगर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स है तो हमने वहाँ पे हमारे पास ना तो कोई नल वैल्यू इंटर हो सकती है और ना ही हमारे पास वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। डोमेन इंटीग्रिटी है, आपने जब एट्रीब्यूट के अंदर डेटा डालना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो डेटा अप्लाई आपने किया है क्या वहाँ पे उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर है, क्या रूल्स आपने जो स्पेसिफाई किए हैं वो क्लियर हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जो एट्रीब्यूट आपने यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है वो उसकी वैल्यू जो है वहाँ पे नल हो जाए, ठीक है। तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये हम डोमेन इंटीग्रिटी के अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो हमारे पास फॉरेन की के रेफरेंस से होती है। हम फॉरेन की को उसकी जो है उसकी वहाँ पे उसकी कंस्ट्रेंट्स को चेक करते हैं किस तरीके से। लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड विद यू, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी शेयर दैट। सबसे पहले आप मुझे कोई बता सकते हैं कि आपके पास फॉरेन की होती क्या है? किसी को पता है कि फॉरेन की क्या होती है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया थोड़ी देर पहले। डज एनीबॉडी नो व्हाट इज फॉरेन की? नहीं पता आपको? अच्छा, फॉरेन की आपके पास वो की होती किसी टेबल की होती है जो कि उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और बेसिकली ये प्राइमरी की का ही इंस्टेंस होती है, ठीक है। अगर आप किसी टेबल के अंदर आपने एक टेबल के अंदर प्राइमरी की लगाई है तो वो दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की वर्क करेगी और वो उसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। अब जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो मैं फिर आपके सामने 2 टेबल ड्रा करूंगी जिसमें आपके पास एक टेबल जो है वो स्टूडेंट्स की डिटेल का है जिसमें उसका रोल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास स्टूडेंट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल और इस क्या कहते हैं इस टेबल के साथ हम एक और टेबल ड्रा करेंगे, कोर्स का टेबल होगा जिसके अंदर हमारे पास कोर्स की आईडी,
कोर्स का नेम और जो रोल नंबर है उसका एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये कोर्स की आईडी का एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है ये कोर्स के नेम का एट्रीब्यूट हो गया। एंड लास्टली आपके पास जो है वो रोल नंबर का एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रोल नंबर को इस टेबल के अंदर, जिसको कि हम बेस टेबल कहते हैं, ठीक है, हम इसको बेस टेबल भी कहते हैं, प्लस हम इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं रेफरेंस्ड, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा ये रोल नंबर का एट्रीब्यूट है ये एज अ प्राइमरी कीवर्ड वर्क करता है, ठीक है। और यही आपके पास जो रोल नंबर का एट्रीब्यूट यहाँ पे प्राइमरी की वर्क कर रहा होता है वो आपके पास कोर्स टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की वर्क करता है, ठीक है। क्यों फॉरेन की वर्क करता है? क्योंकि ये आपके पास बेसिकली आप उसी प्राइमरी की को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सेम टेबल पढ़ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रोल नंबर की जो है वो आपके पास बेस टेबल से आएगी, ठीक है। इसलिए आप बेस टेबल को जो है इसलिए आप दूसरे टेबल को रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। ये आपके पास रेफरेंस्ड है और ये आपके पास रेफरेंसिंग है, ठीक है। रेफरेंसिंग मीन कि वो उसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले मैं इस रेफरेंस टेबल की बात करूंगी, इस वाले की, ठीक है। आपके पास रेफरेंस टेबल के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या काम है कि सबसे पहले अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी डेटा को, तो आपके ने मेक श्योर करना है कि कहीं आप रूल को वायोलेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब रूल किस तरह से वायोलेट होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। कि मिसाल के तौर पे if some information insert in the reference table then that would be fine as नॉन वायलेट, ठीक है। आप क्योंकि ये आपके पास बेस टेबल है, आप इसके अंदर कुछ भी कोई भी डेटा एंटर करें, आपके पास रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 2 था, रोल नंबर 3 था और नेक्स्ट आपको आप इसके अंदर रोल नंबर 4 किया, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपके आप इसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप यही काम जो है वो डिलीशन के साथ करते हैं कि आप किसी डेटा को जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर से, तो क्या आप डिलीट कर सकते हैं? तो इस आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि यू मे वायलेट द रूल। उसकी रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपने रोल नंबर 2 को डिलीट करना चाहा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे रोल नंबर 1 था, यहाँ पे 2 था और ये आपके पास 3 था। आपने प्रिटेंड किया, आप चाह रहे हैं कि आप रोल नंबर 2 को डिलीट कर दें यहाँ पे। अगर रोल नंबर 2 यहाँ से डिलीट होगा तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसकी रीजन ये है कि रोल नंबर 2 तो हमारे पास यहाँ पे भी है, कोर्स टेबल के अंदर भी, ठीक है। तो अगर हम वहां से हमने इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया और इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे रहेगी तो उसका हमारे लिए हम रूल को वायलेट करेंगे। तो इस मीन कि हम जो हमारे पास यहाँ पे नॉन इंटीग्रिटी जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। हम इस सिचुएशन को कहते हैं कि हमारा जो रूल है वो वायोलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन कुड बी डिफरेंट इन दैट सेंस कि इफ वी ऐड अ न्यू रोल नंबर इन अ बेस टेबल, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास इफ इट्स एट वेज, अभी मैं यहाँ पे रोल नंबर 4 को इंटर नहीं करती हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे रोल नंबर 4 नहीं है, आपके पास यहाँ पे 3 रोल नंबर थे। आपके पास एक नया रोल नंबर आया, उसका एंट्री हुई, आपने उसको रोल नंबर 4 कह दिया, ठीक है। रोल नंबर 4 जो है वो आपके पास इस टेबल के अंदर इंटर हो गया, लेकिन दूसरे टेबल के अंदर अभी आपने उसको कोर्स असाइन नहीं किया था। तो आपने इसको, ठीक है, जब आपने इसको असाइन नहीं किया तो जस्ट अ मिनट प्लीज, क्या चाहिए?
तो आपके पास जो है वो अगर रोल नंबर 4 का यहाँ पे एडमिशन हो गया और अभी तक उसको कोई कोर्स साइन नहीं हुआ और आप इस रोल नंबर 4 को यहाँ से डिलीट कर देंगे बेस टेबल के अंदर, तो ये आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, यू कैन डू इजीली, क्योंकि इस रोल नंबर 2 का अभी कहीं और रिलेशन जो है वो रोल नंबर 4 का और कहीं रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, अच्छा आपके पास इनके सोल्यूशन भी मौजूद हैं, ये नहीं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो हो यू विल मैनेज दैट। सोल्यूशन क्या है आपके पास कि आप आइदर यू विल, सबसे पहले आपके पास जो सोल्यूशन है उसे कहते हैं कि ऑन कैस्केड ऑन डिलीट, ठीक है, कैस्केड। इस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं आप रूल सेट करते हैं ऐसा कि if something is going to be deleted in a reference table, then it should be automatically delete from all the related tables या all the referencing table। ठीक है, कि अगर आपने रेफरेंस टेबल के अंदर कुछ डिलीट करना है तो आपके पास रेफरेंसिंग टेबल के अंदर भी सब कुछ डिलीट होना चाहिए। क्लियर। दूसरा सोल्यूशन जो हमारे पास जो है वो इसका ये है कि ऑन, एक सोल्यूशन तो हमारे पास ये था ना, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास है ऑन सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप रेफरेंसिंग टेबल के रेफरेंस टेबल के अंदर जो है वो कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो दूसरे टेबल्स के अंदर जो है वो वैल्यू उस वैल्यू की जगह जो है वो नल वैल्यू सेट हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने रोल नंबर 4 को या रोल नंबर 2 को यहाँ से डिलीट किया है तो इस टेबल के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो उस वैल्यू को नल कर दे। ठीक है, एक ये सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन जो होता है ये हमारे पास ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी रीजन अगर मिसाल के तौर पे डेट टेबल हैज एनी फॉरेन की, तो वो वहां पे क्या वर्क करी, क्या कैसे एक्ट करी होती है, प्राइमरी की होती है ना बेसिकली, तो वो इस टेबल की। ठीक है, अगर ये फॉरेन की इस टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगी क्योंकि इसने यूनिकली आइडेंटिफाई किया है, और प्राइमरी की को की हम वैल्यू जो है वो नल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी अगर तो किसी और एट्रीब्यूट की बात है जो कि एज अ प्राइमरी की सेट नहीं है तो उसमें उसको नल कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू नल हो रही है तो इट कुड बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। थर्ड आपके पास थर्ड एंड फाइनल होता है कि ऑन डिलीट नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन डिलीट नो सॉल्यूशन मतलब कि आपके पास जो है वो जब आप कोई कुछ सॉरी नो सॉल्यूशन कह रही नो एक्शन, इसका क्या मतलब है कि जब आप कुछ भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर डिलीट करना चाहें तो वो एक्शन ही परफॉर्म ना हो और आपको एरर आ जाए कि सॉरी यू कांट डिलीट रोल नंबर 4, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉरी रोल नंबर 2, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि रोल नंबर 2 जो है वो बेसिकली कहीं और टेबल के अंदर रेफरेंस्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अच्छा ये इंसर्ट और डिलीशन के बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो आपके पास आता है अपडेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा अपडेट करना है तो क्या वो आप वहां पे रूल आपका वायलेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये अपडेशन ऑन द बेस टेबल जो है ये भी आपके पास जो है वायलेशन क्रिएट करती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक टेबल के अंदर डेटा अपडेट कर दिया हो और जबकि वो दूसरे टेबल के उसके रेफरेंसिंग टेबल के अंदर अपडेट ना हुआ हो, तो डेट कुड आल्सो क्रिएट अ वायलेशन। तो डेटा हम कहेंगे कि हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं। ठीक है, सिर्फ इंसर्शन के अंदर वायलेट नहीं होंगी, डिलीट और अपडेशन के अंदर दोनों के अंदर हमारे पास रेफरेंस टेबल के अंदर अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो वायलेट हो रही हैं। ठीक है, अब आपके पास दूसरा टेबल है जिसको हमने रेफरेंसिंग टेबल कहा है। ठीक है, अब रेफरेंसिंग टेबल कौन सा था हमारे पास, जो कि हमारे पास कोर्स टेबल था। ठीक है, आपके पास ये दोबारा से मैंने टेबल ड्रा किया जो कि हमारे पास एक जो है वो रोल नंबर बेस टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर नेम और आईडी है और एड्रेस है, और दूसरे के अंदर आपके पास कोर्स आईडी और जो है वो रोल नंबर है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे भी आपने इन तीनों को ही डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल आते हैं इंसर्शन। क्या हम डेटा को जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा रूल जो है वो वायलेट होगा, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपके पास जो है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंसिंग टेबल है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। रेफरेंस टेबल हमने पीछे डिस्कस कर लिया। रेफरेंसिंग टेबल के अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट मे कॉज अ वायलेशन, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने रोल नंबर 4 जो है वो रेफरेंसिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करना है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, तो आपके पास इट कैन बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। तीन रोल नंबर तो आपके पास ऑलरेडी थे, आपने जब 4 नया रोल नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी शुरू की तो वो आपके पास जो है वो रूल को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप जो पहले से मौजूद रूल्स है, अगर आप उनके उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम रूल्स को कंस्ट्रेंट्स को वायलेट नहीं करेगा। लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रोल नंबर 1 2 एंड 3, देन इट वुड नॉट क्रिएट वायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड में आता है आपके पास डिलीशन। क्या डिलीट करते हुए आपको जो है वो रूल वायलेट होएगा कि नहीं होएगा, तो आप इन तीनों में से कोई रोल नंबर भी जो है रेफरेंसिंग टेबल के अंदर अगर आप डिलीट कर दें तो डेट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आपने रोल नंबर 1 को यहाँ से डिलीट कर दिया तो रेफरेंसिंग टेबल के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे रूल हमारा जो कंस्ट्रेंट्स है वो वायलेट नहीं होती। थर्ड आपके पास अपडेशन है, ठीक है। अपडेशन क्या हमें कहती है कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं कि मे वायलेट द रूल। मे वायलेट कैसे, कि अगर तो आपने लाइक पहले से मौजूद जो रोल नंबर्स है, मिसाल के तौर पे रोल नंबर 2 ने एक नया कोर्स ले लिया है, पहले वो स्टैट पढ़ रहा था, साथ में उसने डीबीएमएस ले लिया, तो आपने स्टैट के साथ जब डीबीएमएस को ऐड करना चाहा तो ये आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कोशिश करेंगे कि आप एक किसी रोल नंबर को यहाँ पे अपडेट कर दें तो वो वहाँ पे आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट होती हैं और आप कहते हैं कि हमारा यहाँ पे एरर जो है वो आ गया, ठीक है। ये थी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो आपको मैंने आज डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बताया, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी में जो आपके पास 3 तरह की होती थी, एंटिटी आपके पास जो है वो रो के ऊपर अप्लाई होती है, डोमेन आपके पास कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होती है, और रेफरेंशियल आपके पास एक टेबल से दूसरे टेबल के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है सारी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप कैसे वर्क करती है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आपके पास ये यहाँ पे उसकी क्यूरी लिखी हुई है कि लाइक इफ यू वांट टू चेक द कंस्ट्रेंट्स के आपके पास होंगे, जैसे हम सब तो यहाँ पे देखिए हमने कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर की हुई है कि आपने पर्सन को चेक करना है कि क्या उसकी आईडी ग्रेटर देन 0 है। ये तो नहीं कि पर्सन जो अपनी आईडी एंटर कर रहा है वो लेस देन 0 हो, और उसका सिटी जो है वो सेंटेंस है, तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये इसके अंदर चेक की जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ठीक है। वो हम कब यूज करते हैं, जब हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यूज कॉलम में इंसर्ट करनी होती हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपके पास विल बी एडिड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर आपने एक के अंदर एंटर किया तो आपके पास सबके अंदर एंटर हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको लगाते हैं कि सबसे पहले जो हमने कैस्केड का सॉल्यूशन पढ़ा था, दैट इज डिस्कसिंग ओवर हियर, ठीक है। लास्टली आपके पास ट्रिगर्स होते हैं। आप ट्रिगर क्या कहते हैं कि ट्रिगर्स क्या होते हैं कि बेसिकली एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप अपनी माइस्क्ल की वर्कबेंच को खोलेंगे ना तो यू कैन आल्सो फाइंड इट ऑन योर लेफ्ट साइड, क्या आपके पास वहाँ पे ट्रिगर्स जो है वो उनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर शो हो रहा होता है। ये हम टेबल्स के साथ अटैच कर देते हैं।
टेबल के साथ अटैच करने की उसको हम उस इसकी जरूरत पड़ती है, ताकि हम ये चेक, ताकि अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो वो सिमिलरली जो है वो उस हर जगह पे जो है उससे रिलेटेड टेबल्स के अंदर जो है वो अपडेशन हो रही हो या लिंक कर रहा हो। ये ना हो कि अगर एक पर्सन है वो एक बैंक में गया अपना अकाउंट अपडेट करने, उसने डिपॉजिट करवाया तो वो सिर्फ उसी बैंक के अंदर उसकी अपडेशन हो अकाउंट के अंदर, जबकि बाकी ब्रांचेस के अंदर वहां पे उसका बैंक बैलेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा हो। तो इसलिए हम ट्रिगर्स लगा देते हैं फॉर्म्स के साथ, ताकि आपके पास ये तभी फायर हो जब आपके पास इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की जो है वो कोई क्यूरी पास की जाए, और वो स्पेसिफाइड करे कि आपके पास यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन एक्शन है वो कौन सा होना है। ठीक है, अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल जो कि मैंने आपको अभी अकाउंट बैलेंस की बताई है। अच्छा, इस अकाउंट बैलेंस के अंदर आपके पास ट्रिगर की एक और जो अकाउंट बैलेंस का मैंने आपको बताया, इसका एक और होता है कि लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज थे, ठीक है, आपको बिल 7,000 का पे करना है। तो हमारे पाकिस्तान का तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन स्कॉटलैंड के अंदर जब मैं थी तो आई रिमेम्बर कि वहाँ पे आपके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो दी जाती थी कस्टमर अपने क्लाइंट्स को, कि अगर ताकि वो ओवर उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में ना जाए, ठीक है, या वो जीरो में ना जाए। तो आपके पास क्या होता था कि जब आपने 7,000 पे करने हैं और आपके पास बैलेंस 5 का है, तो वो उस ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज कर लेते थे। तो वो ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है जस्ट एक्ट लाइक अ लोन, ठीक है। आपने उस लोन को जो है वो टाइम के साथ साथ कुछ पैसों में पे करना होता था। अगर उस यूजर ने अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट यूज कर ली है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहां पे ट्रिगर फायर हो जाएगा और वो आपके पास उसको बताता रहेगा कि आपके पास इस टाइम ओवरड्राफ्ट की लिमिट यूज है, और आपके पास उसका एक लोन नंबर है जो कि आइडेंटिकल होगा किससे, वो जो अकाउंट नंबर है जिससे ओवरड्राफ्ट किया गया। तो वो आपके पास जब यूजर जो है उसने उसको यूज कर लिया होगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी पेमेंट्स करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो अपने डेटाबेस की कंस्ट्रेंट्स और इंटीग्रिटी का ख्याल रखते हैं, ताकि हमारा डेटा जो है वो इंटीग्रेट रहे। ऐसा ना हो कि डिफरेंट सिचुएशन में उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो। क्लियर? जी मैम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है, क्लास अगर हो जाए, आपकी बड़ी ओके। मेहरबानी। तो आप आफ्टर लॉन्ग आवर्स वेट आप में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। दैट्स बेट। ओके क्लास, हैव अ नाइस इवनिंग। ओके मैम।